मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बांग्लादेश में इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। एक ऐसा राजनीतिक तूफान आया हुआ है जो पहले कभी नहीं आया। साल 2024 में छात्र आंदोलन से शुरू हुई हलचल देखते ही देखते देश की सत्ता, कानून और न्यायिक इतिहास को बदल कर रख देती है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने से लेकर 2025 में उन्हें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की तरफ से सजाए मौत सुनाने तक की पूरी कहानी ही अपने आप में यूनिक है। हसीना को उसी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी। बांग्लादेश की एक खास अदालत आईटीसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में दोषी पाया है। इसी फैसले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। साथ ही कुछ अन्य आरोपों में आजीवन कारावास की भी सजा दी गई है। 16-17 नवंबर 2025 को अदालत ने माना है कि हसीना ने छात्र आंदोलन 2024 में को दबाने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। हसीना ने पुलिस और अवामी लीग से जुड़े सशस्त्र समूहों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया और इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हसीना ने कार्रवाई न करने के अपराध में भी दोषी रही हैं, यानी उसे रोकने की कोशिश नहीं की जब हिंसा हो रही थी। अब इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बांग्लादेश में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाने वाला सबसे गंभीर कदम है। इस फैसले से देश की राजनीति में भारी भूचाल आ गया है। समर्थकों और विरोधियों दोनों में तनाव बढ़ गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा हो रही है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी शेख हसीना पर कि उनका इस पर क्या कहना है, जिसके बाद शेख हसीना का भी बयान सामने आया। शेख हसीना ने कहा कि मैं खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करती हूँ। ये मुकदमा मेरी अनुपस्थिति में चला और मुझे ना तो अपना बचाव करने का मौका दिया गया और ना ही अपनी पसंद के वकील रखने की इजाजत दी गई। आईसीटी में इंटरनेशनल जैसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रिब्यूनल केवल अवामी लीग के सदस्यों को ही निशाना बना रहा है, जबकि विपक्षी दलों द्वारा की गई हिंसा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। हसीना ने कहा कि दुनिया का कोई भी सम्मानित और पेशेवर कानूनविद बांग्लादेश के इस आईसीटी को मान्यता नहीं देगा। इसका मकसद बांग्लादेश की आखिरी चुनी हुई प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना और अवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म करना है। यूनुस के शासन में छात्रों, कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों, डॉक्टरों और शिक्षकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दमन किया जा रहा है और कई जगह गोलीबारी हुई है और पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोहम्मद यूनुस समर्थकों ने पूरे देश में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैकड़ों घरों, दुकानों और संपत्तियों को नष्ट कर दिया है। मैं किसी तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, जहां निष्पक्ष तरीके से सबूतों की जांच हो सके। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मेरा केस नहीं जाने दे रही है क्योंकि उसे पता है कि मैं वहां से बरी हो जाऊंगी। शेख हसीना के बयान के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की हिंसा में कम से कम 2 लोग की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। देश में फिर से फैली हिंसा को देखते हुए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अब आदेश दिए हैं कि शेख हसीना के किसी भी बयान को न छापा जाए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। वहीं अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए अलग अलग मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेटर लिखा है। इसमें फैसले को आधार बनाकर शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने की मांग की गई है। बांग्लादेश शेख हसीना को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करना चाहता है। बताया जा रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रेड कॉर्नर नोटिस किसी व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी की सूचना देता है जिसे सदस्य देशों के पुलिस के पास भेजा जाता है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका मकसद 194 सदस्य देशों के बीच अपराधियों की जानकारी और गिरफ्तारी के लिए सहयोग करना है। हालांकि भारत में किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए भारतीय कानून और संविधान की प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी होता है। भारत सरकार ये निर्णय करेगी कि क्या शेख हसीना को गिरफ्तार किया जाएगा और बांग्लादेश को प्रत्यार्पित किया जाएगा या नहीं। इस प्रक्रिया में न्यायिक अनुमति भी जरूरी होती है। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना भारत इंटरपोल के अनुरोध पर किसी को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता। वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अगले हफ्ते अपने बांग्लादेशी समकक्ष
रहमान को दिल्ली में होस्ट करेंगे। दोनों पड़ोसी देशों के बीच वर्तमान तनाव के बीच में यह मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रहमान का यह दौरा भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सिक्योरिटी डायलॉग को बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर रहमान एनएसए डोभाल के सामने हसीना के प्रत्यर्पण का भी मुद्दा उठा सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत का इस मामले पर क्या कहना है। भारत ने इस मामले पर बहुत सोच समझकर और शांत रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि भारत ने कोर्ट के फैसले को नोट किया है। भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों के भले को सबसे ऊपर मानता है। भारत ने यह भी कहा है कि वो शांत लोकतंत्र और मिलजुल कर आगे बढ़ने के रास्ते को जरूरी मानता है और बांग्लादेश का साथ देता रहेगा। इसका मतलब साफ है कि भारत किसी एक पार्टी या शख्स के साथ नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा रहना चाहता है। भारत ये कह रहा है कि वो हर किसी से बातचीत करने और हालत को बेहतर करने की दिशा में काम करता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश की पुलिस या सेना शेख हसीना को भारत से गिरफ्तार कर लेगी? इसके लिए आपको सबसे पहले भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि को समझना होगा। साल 2013 में भारत और बांग्लादेश ने अपनी साझा सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए एक प्रत्यार्पण संधि को लागू किया था, जिससे दोषियों का आदान प्रदान हो सके। लेकिन 2016 में इस संधि में संशोधन कर दिया गया, जिससे प्रत्यार्पण की प्रक्रिया और भी आसान हो जाए। इस संधि में ऐसे लोगों के प्रत्यार्पण का प्रावधान है जिन पर ऐसे आरोप हैं जिनमें कम से कम 1 साल की सजा के लिए दोषी ठहराया गया है। भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि में भारत शेख हसीना को संधि के अनुच्छेद 7 के तहत सौंपने से मना भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। दरअसल दोनों देश एक दूसरे को उस व्यक्ति के प्रत्यार्पण के खिलाफ मना कर सकते हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले से ही उस देश में किसी दूसरे केस में मुकदमा दर्ज हो, जिस देश में उसने शरण ली हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर शेख हसीना के खिलाफ भारत में कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा होता तो भारत शेख हसीना के प्रत्यार्पण से मना कर सकता था, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि के अनुच्छेद 8 के तहत शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर सकता है। संधि की एक आर्टिकल 8 ये कहती है कि भारत प्रत्यार्पण करने से मना कर सकता है अगर मामला न्याय हित में अच्छी नीयत से ना किया गया हो। मतलब भारत ये माने कि बांग्लादेश का आरोप राजनीतिक चरित्र यानी पॉलिटिकल नेचर का है तो सरकार प्रत्यार्पण को इनकार कर सकती है। हालांकि संधि में कुछ अपराध जैसे हत्या राजनीतिक अपराध की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए ये तर्क उन सभी मुकदमों पर पूरी तरह से काम नहीं कर सकता जो शेख हसीना पर लगे हैं। तो दोस्तों, शेख हसीना की सजाए मौत और भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगले कुछ दिनों में मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार क्या मांग करती है और हसीना का क्या होगा, ये सब कुछ इस रीजन के इतिहास को बदल सकता है और हम आप तक छोटा बड़ा अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आंचल, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मिनहाज थे। देखते रहिए जनतंत्र।